Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the first war of independence 1857. बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए इजी है। भाई इजी क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आप लोग अपनी क्लास 8 में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, आप सबको एक रफ आइडिया है कि झांसी की रानी कौन थी, तात्या टोपे कौन थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, लॉर्ड डलहौजी कौन थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑल इन ऑल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है दिमाग पर, पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। चलो तो बेटा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, एक 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 करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट को जीतना चालू किया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिगिन हुई मिड 18th सेंचुरी में। मिड 18th सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट थी, ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर बन के इंडिया में आए, फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनेंस बना पाए। तो जो पहली पॉलिटिकल पावर उन्हें मिली थी वो मिली थी कहाँ की, बंगाल की, 1757 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया को जीतना चालू किया। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने एक पॉलिसी और अपनाई कि ठीक है यार, हम डायरेक्ट लड़ेंगे नहीं, हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं जिसके थ्रू खुद इंडियन स्टेट्स हमारे कंट्रोल में आ जाए। उन्होंने ये भी किया और इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। पर बेटा जब वो कंसोलिडेशन करने में लगे थे, अपने पैर इंडिया में जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब बहुत सारे जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हुए। ठीक है, रिसेंटेड हुए। किससे? ब्रिटिशर्स से। अब रिसेंटेड एक या दो व्यक्ति नहीं हुए, एक क्लास या दो क्लास नहीं हुई बेटा, पूरी हायरार्की स्टार्टिंग फ्रॉम किंग टू लैंडलेस लेबर, हर व्यक्ति ब्रिटिशर्स से परेशान था। भले ही राजा हो, रानी हो, किसान हो, जमींदार हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती हैं, शोल्डर्स, हर व्यक्ति था किससे परेशान? अंग्रेजों से परेशान। तो बेटा 1857 तक लगभग हर साल ही कहीं ना कोई छोटा छोटा रिबेलियन रिवोल्ट हुआ ही है। मतलब ब्रिटिशर्स से इंडियंस इतने परेशान थे, ब्रिटिशर्स की ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ होती थी, ऐसे ऐसे एक्शंस होते थे जिससे इंडियंस के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता था, है ना। वो इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे। इसीलिए 1857 आते आते हर साल ही, मतलब हर साल ही, एक साल भी पूरा नहीं गुजरता जिसमें कोई रिवोल्ट नहीं होता। हर साल ही रिवोल्ट होते थे। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो फिर हम आज़ाद क्यों नहीं हुए बेटा? क्योंकि हर साल जब आप ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हो तो आपको पहले ही आज़ाद हो जाना था। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये जो रिबेलियन, ये जो रिवोल्ट होते थे ये लोकल लेवल पे होते थे, स्कैटर्ड होते थे, आइसोलेटेड होते थे। अगर कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, मराठा एम्पायर कर रही है, तो उसका मुग़ल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रिवोल्ट मुग़ल एम्पायर कर रही है तो हैदराबाद के नवाब का उससे कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स हर चीज़ अकेले अकेले अपने लिए, खुद के लिए बात करती थी ब्रिटिशर्स से, खुद के लिए लड़ती थी ब्रिटिशर्स से। मतलब कोई कंबाइंड एफर्ट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 1857 में हमें यूनिटी देखने को मिली, वैसी यूनिटी इसके पहले हमें कहीं देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को कोई सीरियस थ्रेट ही नहीं मिली। वो तो यहाँ पर रिबेलियन होता उसको सप्रेस कर देते, फिर यहाँ रिबेलियन होता उसको सप्रेस कर देते, यहाँ रिबेलियन होता उसको सप्रेस कर देते। पर अच्छा होता कि ये तीनों कोऑर्डिनेट करते और फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते, पर ऐसा हुआ नहीं बेटा। फिर भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये ब्रिटिशर्स को कोई सीरियस थ्रेट नहीं दे पाए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। नॉनथलेस का मतलब होता है फिर भी, है ना। ये जो लोकल रिवोल्ट्स हो रहे थे, इन्होंने एक लोकल ट्रेडिशन को स्टार्ट किया कि भाई हम ब्रिटिश रूल, फॉरेन रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकते हैं। क्लियर है? अभी हम लोगों ने देखा कि किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लेबर, ट्राइबल सब परेशान थे। तो ये जो रिसेंटमेंट था ये कल्मिनेट हुआ, इकट्ठा हो गया और किसके फॉर्म में हमें देखने को मिला? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बेटा ये जो रिसेंटमेंट है इसका मतलब होता है नाराज़गी, और एक कल्मिनेट वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो ये जो रोष, ये नाराज़गी जब इकट्ठी हुई तब हमने देखा कि हमने क्या किया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब किया? 1857 में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशन, सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, किंग्स ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है,
ट्राइबल्स ने भी पार्ट लिया, तो मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशन, सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ 1857 और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन था उसको हिलाकर रख दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो बहुत कुछ छीन लिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। पहले हमारी रूलिंग अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी बेटा, पर 1857 के बाद ये नहीं रहेगी, सीधे ब्रिटिश क्राउन हमें कंट्रोल करेगा। हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कॉजेस थे जिनकी वजह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो 100 साल 1757 से 1857 तक, बैटल ऑफ प्लासी से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, इन 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट की, रैपिड एक्सपांशन किया ऑफ देयर डोमिनियन इन इंडिया। बेटा धीरे धीरे करके एक के बाद एक, 2, 3 ऐसे करके मैक्सिमम इंडिया के पार्ट को कंट्रोल किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने 100 सालों में। कौन से 100 सालों में? 1757 से 1857 के बीच जो 100 साल आए। तो जो कंबाइंड इफेक्ट था ब्रिटिश एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, ये जो ब्रिटिशर्स की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी जिसमें 2 पॉलिसीज़ तो बहुत ही ख़राब थी। एक थी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरी रिचर्ड वेल्सले की पॉलिसी सब्सिडी अलायंस, जो ऐसी ब्रिटिश एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ थी जो हमारे ऊपर टैक्स लगा लगा के हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ला रहे थे। उसने इंडियन सोसाइटी के हर सेगमेंट को, all segments were dissatisfied, adversely affected by the policies of the Britishers। तो जो रूलिंग थी उनसे उनकी पावर को छीन लिया गया, डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर पावर, उनसे उनकी पावर को छीना गया। जो पीजेंट्री थी उससे उसके लैंड राइट्स छीन लिए गए, किसानों से उनकी ज़मीनों के अधिकार छीन लिए गए, जो आर्टिशंस होते थे उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई। जो मिडिल और अपर क्लास इंडियन सोसाइटी थी, पर्टिकुलरली कहाँ पर, नदर्न इंडिया में, वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था वेल पेड हायर पोस्ट से। देखो जो एजुकेटेड थे, जो अपर क्लासेस थी, जो मिडिल क्लासेस थी, उन्हें बड़ी परेशानी आई। क्यों परेशानी आई? क्योंकि भाई अब क्या हुआ था, जो हायर पोस्ट होती थी वो हमेशा रिजर्व कर दी जाती थी, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। तो जो हायर पोस्ट थी, वेल पेड पोस्ट थी, उससे उन्हें एक्सक्लूड किया गया, दूर रखा गया, इसलिए वो भी नाराज़ थे। किसान क्यों नाराज़ था? उसके ज़मीन के राइट ले लिया। राजा क्यों नाराज़ थे? उनसे उनके पोजेशंस ले लिया। मिडिल क्लास अपर क्लास को हायर पोस्ट से दूर रखा गया। वो व्यक्ति जो कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जैसे प्रीस्ट और स्कॉलर्स, उन्हें भी परेशानी आने लग गई। तो परेशानी आने लग गई क्योंकि अब इनके पैट्रन्स इनके साथ नहीं है। पैट्रन्स के पास खुद पावर नहीं है, खुद पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से बेचारे स्कॉलर्स को, प्रीस्ट को अपने पास रखे। अब देखो स्कॉलर और प्रीस्ट, आप लोगों ने अगर महाराणा प्रताप देखा होगा या शिवाजी जो सीरीज चली थी वो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि बेटा ये मौर्यन एम्पायर के ऊपर अगर कोई सीरियल देखा होगा तो पता होगा कि जो किंग का कोर्ट होता है, उस कोर्ट में एक पंडित होता है, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर टाइप व्यक्ति होता है जो टाइम टाइम पे अपनी फोरकास्टिंग करता है, उन बच्चों को पढ़ाता है, मतलब गाइड करता है किंग को कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो पंडित को सैलरी वगैरह देने का काम किसका हुआ करता था? राजा का हुआ करता था। पर अब राजा ही राजा नहीं रहा तो उस पंडित को सैलरी कौन देगा? उस ब्राह्मण को सैलरी कौन देगा? उनका तो पैटर्न ख़त्म हो गया ना। तो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, हम बोलते हैं ना कि भाई अकबर के कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे, तो 9 रत्नों की जो लाइवलीहुड थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? अकबर के पास थी, है ना। तो अब ये लोग बिना इनकम के हो गए क्योंकि इनके पैट्रन्स के पास ही पैसा वगैरह नहीं है, इनके पैट्रन्स इनसे छीन लिए गए, ठीक है। जो राजा महाराजा इनको अपने कोर्ट में रखते थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे इनके पैट्रन्स, जो प्रिंस हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे। अब तो उनकी खुद की अथॉरिटी ख़त्म हो गई ना, अब इनके पास खुद की अथॉरिटी नहीं है, कैसे लोगों को संभालेंगे। पहले एक राजा के राज्य में म्यूजिशियन हुआ करते थे, डांसेस हुआ करती थी, है ना, प्रीस्ट हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे। पर अब इन सब की लाइवलीहुड छिन जानी है क्योंकि इनके पैट्रन जो ज़मींदार हैं, राजा हैं, प्रिंस हैं, उनके पास खुद के पास अथॉरिटी नहीं है। जो कंपनी थी उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा असंतोष में थे, डिसकंटेंट में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लो सैलरी दी जाती थी, काम तो बहुत हार्ड कराया जाता था पर सैलरी कम दी जाती थी, ठीक है, सैलरी कम दी जाती थी, काम भयंकर करवाया जाता था और इल ट्रीटमेंट भी मिलता था, ठीक है। कौन करते थे ये इल ट्रीटमेंट? ब्रिटिश ऑफिसर्स।
तो 1857 में जो कंडीशंस थी वो ऐसी बन गई थी कि भाई अब मास अपराइजिंग होगी, सोल्जर परेशान है, फार्मर्स परेशान है, ज़मींदार परेशान है, और इन सब की जो ग्रीवियांसेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, परेशानी थी, उनका एक्यूमुलेशन होता है, वो इकट्ठी होती हैं और लोग फूट पड़ते हैं और क्या होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा पॉलिटिकल कॉजेज़ को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। तो बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ग्रेजुअली पूरे इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल उनका हो, वो रूलिंग अथॉरिटी बन जाए। तो इस वजह से इन्होंने किसको ऑप्ट किया, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन को। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि टेरिटोरियल एक्सपांशन हो और ग्रेजुअल वो एनेक्स करना चाहते थे इंडियन स्टेट्स को, जो नेटिव इंडियन स्टेट्स थे उनको एक एक करके वो जीतना चाहते थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन रूलर्स की कि भैया ये फॉरेनर, ये अंग्रेज़ हमारी कंट्री में आए, ट्रेड करने आए, नो इश्यूज़, पर अब ये हमसे लड़के हमारे एरिया को ही कनकर करना चाहते हैं। तो इससे वो बहुत परेशान थे। हर राजा के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा रहता था, तो आज नहीं तो कल ब्रिटिश मेरे ऊपर हमला करेंगे या किसी पॉलिसी के थ्रू मुझे मेरी टेरिटरी को एनेक्स करेंगे। बेटा बैटल ऑफ प्लासी के बाद, एवर सिंस द बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, जून 1757 में हुआ। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कंटिन्यू एक के बाद एक टेरिटरीज़ को जीतती गई और अपनी टेरिटोरियल पावर को बढ़ाती गई। जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो इतना ज़्यादा एक्सपांड कर लें इंडिया में कि इंडिया में जो रिवोल्ट होते हैं बार बार, वो रिवोल्ट होना ही बंद हो जाए, हर तरफ हमारा रूल हो, ठीक है। कोई किंग कोई क्वीन इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए 4 तरीक़ों को अपनाया था। पहला बाय आउटराइट वॉर्स, कि सीधे युद्ध करेंगे। दूसरा सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चौथा प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसरूल। पहले तो हम सीधे वॉर कर लेंगे, दूसरा हम उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कराएंगे, तीसरा हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू टेरिटरीज़ को एनेक्स करेंगे, और चौथा हम किसी भी राजा के ऊपर नाम लगा देंगे कि भाई आप अच्छी तरह रूल नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ो, हम आपकी टेरिटरी को रूल करते हैं। सबसे पहला बाय आउटराइट वॉर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो उनकी टेरिटोरियल पावर है वो बढ़े इंडिया में, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेफ रहें, है ना। इसलिए उन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ सीधे सीधे लड़ाई की और वो डिफरेंट स्टेट्स के इंडियन रूलर थे। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जिससे ब्रिटिशर्स मास्टर बन जाते हैं बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मास्टर बन जाते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। इस वजह से हम देखते हैं कि अच्छा खासा रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास आने लगता है, जिससे कि बुलियंस में जो ट्रेड होता था वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को सामान परचेज़ करने के लिए अपनी इधर से गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमसे ही टैक्स कलेक्ट करते हैं और हमसे ही परचेसिंग कर लेते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारा लॉस होना चालू हो गया था 1764 से। और बेटा फिर एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, कब से कब तक, 1767 से 1799 तक। 1767 से 1799 तक एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो बहुत सारी टेरिटरीज़ जो मैसूर स्टेट की होती है उसे एनेक्स कर लेते हैं। फिर जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है 1880 में, तो जो पेशवा होता है उसका पूरा डोमिनियन, पूरी मराठा टेरिटरी जो नॉर्थ और साउथ में थी रिवर नर्मदा की, वो भी किसके पास आ जाती है, ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है। देखो बैटल ऑफ बक्सर जीता तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल गए। एंग्लो मैसूर वॉर जीते तो मैसूर स्टेट इनके पास आ गया। 1880 में जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें जो पेशवा का जो डोमिनियन था, पूरी मराठा टेरिटरी थी नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और साउथ में, वो इनके पास आ जाती है, ठीक है बेटा। फिर ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ती है पंजाब पे और पंजाब को भी वो एनेक्स कर लेते हैं 1849 में, जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख हार जाते हैं। तो पंजाब एनेक्स करते हैं ब्रिटिशर्स 1849 में, जब सिखों की डिफीट होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने किसको लिया, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को, फिर इन्होंने लिया मैसूर को, फिर मराठा टेरिटरीज़ और फिर पंजाब इनके पास आ गया। क्लियर है, मतलब अब ये साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। फिर 1823 से
1856 तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को और बढ़ाया, सिंध को जीता, असम को जीता, अराकान को जीता। तो असम, अराकान एंड तनासुरम एंड पेगो इन म्यांमार, इन सब एरियाज़ को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस को। कुछ इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लाए विदाउट वॉर, विदाउट एनेक्सिंग दैम, ठीक है। बाय आउटराइट वॉर तो हमने क्या देखा, मैसूर आया, पंजाब आया, सिंध आया, अराकान आया, असम आया, है ना, मराठा एम्पायर आया। पर कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स को वॉर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने टेरिटरी को एनेक्स तो किया पर विदाउट वॉर, ठीक है। और ये किसके थ्रू किया, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को थ्रू किया। और ये पॉलिसी बनाने वाले कौन थे, रिचर्ड वेल्सले। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रिचर्ड वेल्सले। सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच में। जो इंडियन प्रिंस होते थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था, जिसके थ्रू होता क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफ़र देते थे इंडियन स्टेट्स को कि यू नीड नॉट टू मेंटेन योर आर्मी, इफ़ सम इंडियन किंग विल अटैक ऑन यू आई विल सपोर्ट यू। और ब्रिटिशर्स को तो तुम जानते हो कितने महान है, अगर कोई इंडियन किंग को ये भी पता चल जाएगा ना कि तुम मेरे संरक्षण में हो तो कोई तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और हमारे मूर्ख इंडियन जो किंग थे वो इतना खुश हो जाते थे, अरे वाह इन लोग मुझे सपोर्ट दे देंगे तो कोई इंडियन किंग मेरे ऊपर कंट्रोल ही नहीं करेगा। तो वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या साइन कर लेते थे, सब्सिडरी अलायंस। अब बेटे सब्सिडरी अलायंस की दो प्रॉब्लम थी कि पहला तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में रहेगा जो आपकी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूसली इंटरफेयर करता रहेगा, फिर ये बोलेगा कि मेरे कंट्री के अलावा किसी और कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंच, डच आपकी कोर्ट में नहीं रहेंगे, आप हमारे अलावा किसी से ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप सब्सिडरी अलायंस को साइन करते हैं मतलब आपकी सोवरनिटी, आपकी स्वायत्तता, खुद डिसीजन लेने की पावर ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, जिसमें जो स्टेट्स होते थे वो अपनी सोवरनिटी को लॉस कर देते थे और इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब उनके हर डिसीजन में इंटरफेयर करेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। इस सिस्टम के थ्रू जो इंडियन रूलर्स होते थे जो सब्सिडरी अलायंस को साइन करते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता था एज सुप्रीम पावर। मतलब जो भी भारतीय सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनेगा, एग्रीमेंट साइन करेगा, सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि भाई मैं कुछ नहीं, मेरी सॉवरेनिटी कुछ नहीं, सुप्रीम पावर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अपने जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। और ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई अब हम किसी और के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस बनाएंगे और पावर के साथ हम कोई अलायंस नहीं बनाएंगे, ये भी प्रॉमिस करना पड़ता था। और आप कोई वॉर वेज नहीं करोगे, मतलब कोई युद्ध नहीं लड़ने जा सकते हैं आप किसी और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर सकते, उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, इतना सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है। अब तीसरा, आपको अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने हेडक्वार्टर में, ठीक है, और अग्री करना पड़ेगा कि आप किसी और यूरोपियन को सर्विस नहीं देंगे, ठीक है, जब तक आप कंपनी से कंसल्ट नहीं कर लेते। मतलब आपकी सोवरेनिटी ख़त्म, ठीक है, कोई फॉरेनर को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कंपनी आपको हाँ नहीं बोल देती, और कंपनी कभी हाँ बोलती नहीं थी। एक और बहुत ही अच्छी बात थी सब्सिडरी अलायंस की, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कोई राजा इसको साइन करने के लिए रेडी कैसे हो सकता है, पर हमारे मूर्ख राजाओं ने की। दूसरा, आपको ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ेगा अपनी खुद की कॉस्ट पे। अरे भाई खुद की कॉस्ट लगानी होती है तो अपनी आर्मी को मेंटेन करो ना, किसी और की आर्मी को क्यों मेंटेन करोगे। पर सब्सिडरी अलायंस अगर आप साइन करते हो तो आपको ब्रिटिशर्स की आर्मी को मेंटेन करना है अपने खर्चे पर, ठीक है। वर्चुअली आप अपनी आज़ादी को खो देते हो, अपनी इंडिपेंडेंस को खो देते हो अंडर सब्सिडरी अलायंस। तो बेटा जो किंगडम ऑफ अवध थी वो पहली किंगडम थी जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब, 1765 में, जिससे कंपनी ने अवध की टेरिटरीज़ को, फ्रंटियर्स को डिफेंड करने की बात की, ठीक है, और सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि जो नवाब होंगे अवध के
वो एक्सपेंसेस बियर करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, अगर पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर सबसे पहली टेरिटरी कौन आई, तो वो आई थी अवध। कब आई थी? 1765। किस टेरिटरी के अंतर्गत आई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, जिससे कंपनी ने प्रॉमिस किया किसको? नवाब ऑफ अवध को, कि हम आपकी फ्रंटियर्स को डिफेंड करेंगे, बस आप हमें थोड़ा खर्चा दे देना पेंस के बदले में, ठीक है। पर फिर भी उन्होंने अवध को एनेक्स कर दिया। बेचारा अवध सारी बात मानता गया, फिर भी उसका एनेक्सेशन हुआ। कब हुआ? 1856 में। 1856 में एनेक्स कर लिया गया था अवध को, क्या बोलकर कि भाई यहाँ पर मिसरूल हो रहा है, ये बहुत बड़ी टेरिटरी है, गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जो दूसरे स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजावुर, सिंधिया, राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, रूलर ऑफ भरतपुर। देखो 1856 में मिसरूल के अंदर पूरी तरह अवध किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत कौन सी दूसरी टेरिटरीज थी बेटा जिनको अंग्रेजों ने कंट्रोल किया? वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया और राजपूत ऑफ जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी एंड रूलर ऑफ भरतपुर। बेटा अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने 4 तरीक़ों से इंडियन टेरिटरी को एनेक्स किया, तो उसमें से एक तरीका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था। तो उन्होंने किसको यूज़ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल हुए इंडिया के, उन्होंने इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। होता क्या था इसमें? अगर इंडिया का कोई रूलर मर जाए और उसका कोई नेचुरल बायोलॉजिकल हायर ना हो, उसका खुद का पैदा किया का कोई बच्चा ना हो, मेल ना हो, तो वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये लोग एडॉप्टेड सन को परमिशन नहीं देते थे कि वो राजा बने, अनटिल अनलेस वो एडॉप्शन को कंफर्म किया हो, अलाउ किया हो किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है? तो समझ में, जैसे झांसी की रानी थी, उनका एक बच्चा था उनके पति से, पर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं और उनके पति की इसी बीच डेथ हो जाती है, तो अंग्रेज बोलते हैं अब ये टेरिटरी हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम एडॉप्टेड सन को अपना जो एरिया है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ पहले ही सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रखा था। चलो, तो इस पॉलिसी के हिसाब से होता क्या था बेटा, अगर कोई इंडियन रूलर मर जाए, है ना, और उसका कोई मेल हायर ना हो, बच्चा लड़का ना हो, तो इसकी जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगी और ये किसके कंट्रोल में आ जाएगी? कंपनी के टेरिटरीज़ के कंट्रोल में आ जाएगी। जब झांसी के जो राजा थे उनकी डेथ हो जाती है 1853 में, और उनका कोई नेचुरल हायर नहीं होता है, तो जो विडोड रानी होती है उसे पेंशन दे दी जाती है, उसे और उसके अडॉप्टेड सन को। ठीक है, कहा जाता था आप रूलर नहीं रहोगे, आप पेंशनर रहोगे, आप पेंशन लो, अपने बच्चों का भरण पोषण करो जो बच्चे आपके अडॉप्टेड है। आनंद राव को उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ये लॉफुल सक्सेसर होगा थ्रोन का। आनंद राव को उन्होंने कहा कि भाई ये अडॉप्टेड है और हम इसे नया राजा नहीं मानेंगे। जो दूसरे प्रोमिनेंट स्टेट्स थे जिन्हें एनेक्स किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाकर, वो थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। जो प्रिंसिपल था लैप्स का वो टेरिटरी एक्विजिशन के ऊपर ही नहीं लगाया गया बेटा, कहीं कहीं पर जो टाइटल्स दिए गए थे उन्हें छीन लिया गया, कुछ कुछ रूलर्स की पेंशन को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल था लैप्स का वो सिर्फ अप्लाई यहाँ तक नहीं हुआ कि भाई आपकी टेरिटरी हम एनेक्स कर लेंगे, पर इसके थ्रू टाइटल्स को भी एनेक्स किया गया, पेंशन्स को एनेक्स किया गया कुछ रूलर्स की। जो लीगल टाइटल्स थे नवाब ऑफ कार्नेटिक के, तंजौर के, उन्हें वापस ले लिया गया। नवाब ऑफ कार्नेटिक का टाइटल ले लिया, नवाब तंजौर का टाइटल ले लिया गया। इससे भी बहुत गुस्सा था रूलर्स के बीच में, ठीक है, और जनरल पब्लिक के बीच में। बेटा जो रूलर्स थे इंडियन स्टेट्स के, उनका अब ये पक्का विश्वास हो गया था कि हमारे स्टेट्स को एनेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाकर नहीं किया जा रहा है, पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के सारे मॉरल ग्राउंड, सारे मॉरल्स का ही लैप्स हो चुका है। अब ब्रिटिशर्स की मॉरलिटी इस हद तक ख़त्म हो गई है कि वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं और हमारे एरिया को एनेक्स करते जा रहे हैं। तो रूलर्स थे इंडियन स्टेट्स के, उनका विश्वास था कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन्हें एनेक्स करने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं लगाया जा रहा, बट बाय द लैप्स ऑफ ऑल मॉरल्स ऑन द ब्रिटिश पार्ट। ब्रिटिशर्स अब सारी नैतिकता भूल गए। नेक्स्ट है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिजेड मिसरूल।
बेटा अब अंग्रेज आरोप लगाते थे हमारे इंडियन रूलर्स के ऊपर कि भाई आपसे ये टेरिटरी संभाली नहीं जा रही, बहुत मिसगवर्नेंस है, इसलिए ये टेरिटरी को हम रूल करेंगे। 1856 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अवध को एनेक्स किया, कंपनी डोमिनियन के अंदर उसको ले आए, क्या प्रीटेक्स्ट दे करके कि भाई एलिजिड मिसरूल है, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो अवध है वहाँ पर मिसगवर्नेंस हो रही है, वो मिसगवर्नड हो रहा है, तो जो ब्रिटिश रूल है उसकी ज़रूरत है, तभी वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से जस्टिफाई किया अपने एनेक्सेशन को कि भाई हमने अवध को एनेक्स इसलिए किया है क्योंकि हम जिन लोगों को गवर्न किया जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर रूल चलाया जाएगा उनका अच्छा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अवध को एनेक्स कर रहे हैं। क्या प्रीटेक्स्ट दिया, द गुड ऑफ द गवर्न, जिन लोगों को गवर्न किया जा रहा है उनके अच्छे के लिए हम एनेक्स कर रहे हैं किसको, अवध को। फिर से सुनो, लॉर्ड डलहौजी ने जस्टिफाई किया है किसके एनेक्सेशन को, अवध के एनेक्सेशन को, क्या प्रीटेक्स्ट, क्या बहाना देखें, द गुड ऑफ द गवर्न, ठीक है, जिन लोगों को गवर्न किया जाएगा उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ऑन द कंट्री जो अवध के लोग थे उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ी। पहला, जितना वो टैक्स पहले दे रहे थे उससे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू उन्हें देना पड़ रहा है, एडिशनल टैक्सेस लगा दिए थे फूड पे, हाउस पे, फेरीज़ पे। घर और फूड तो आपको पता ही है, फेरीज़ नहीं पता होगा तो इसका मतलब होता है बेटा जो नाव चला के यहाँ से वहाँ अपन जाते हैं ना, तो पहले रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट्स का यूज़ होता था, फेरी का यूज़ होता था, FERR फेरी, नाव का यूज़ होता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो ज़्यादा टैक्स अब हमें भोजन के ऊपर, घर के ऊपर और फेरीज़ के ऊपर देना पड़ रहा था। और बेटा जैसे डिसोल्यूशन हुआ अवध की आर्मी का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अब नवाब तो रहे नहीं, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में अवध आ गया था, तो जो हज़ारों लोग थे जो पहले नॉवेल्स की तरह, ऑफिशियल्स की तरह, सोल्जर्स की तरह काम कर रहे थे, अब वो आउट ऑफ जॉब हो गए क्योंकि इन्हें रखा था अवध के नवाब ने काम पर, अब अवध के नवाब ही नहीं है तो इनका काम भी नहीं है। फिर ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े स्टेट्स जो हुआ करते थे, जो दौलतदार और ज़मींदार के हुआ करते थे, उन्हें कन्फिस्केट कर लिया, जिससे जो दौलतदार थे, जिनकी प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, पावर को छीना अंग्रेज़ों ने, वो अपोनेंट बन गए ब्रिटिश रूल के, ठीक है। जो डिस्पोजेस्ड, जिन्हें उनकी जगह से निकाल दिया था जिन दौलतदारों को, वो क्या बन गए, ओपोनेंट बन गए किसके, ब्रिटिश रूल के। और जो कंपनी के सिपाही थे उनमें 75,000 सिपाही अकेले कहाँ से थे, अवध से थे। कंपनी के पास जो बड़ी सी आर्मी थी उसमें 75,000 लोग कहाँ से थे, अवध से थे। उनके ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। जो सोल्जर्स थे वो हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स को रेस्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने में, रेस्ट ऑफ इंडिया को कनकर करने में, पर वो इस बात से बड़े दुख हुए कि उनकी होमलैंड खुद अब किसके कंट्रोल में आ गई है, फॉरेन रूल के कंट्रोल में आ गई है। तो देखो जो बड़ी सी आर्मी थी अंग्रेज़ों की, उसमें 75,000 जो सोल्जर्स थे वो कहाँ से थे बेटा, अवध से थे। अवध के सोल्जर्स को इतना दुख हुआ ये जानकर कि अब उनका अवध खुद किसके कंट्रोल में, ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में है, क्योंकि पहले वो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट को कनकर करने में। जब एनेक्सेशन अवध का हुआ तो जो सोल्जर्स थे उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें हायर टैक्सेस देने पड़ रहे थे उनकी ज़मीन पे। देयर फैमिलीज़ हेल्ड इन अवध, देखो अवध में जो उनकी फैमिली रहती थी उसके पास ज़मीनें थी, उसके जो बचे हुए 2-3 भाई थे उनके पास ज़मीनें थी, उसके ऊपर अब उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। अब बेटा एनरेग्ड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में जो थे लोग, किस बात से गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें बहुत ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था वो तरीका जिससे अवध ऑफ नवाब को हटाया गया था, डिपोज किया गया था। तो जो लोग थे अवध के उन्होंने भी अपराइजिंग को ज्वाइन किया जो 1857 में हुई। उन्हें लगता था भाई हमारे राजा के साथ बहुत गलत हुआ है। अवध का एक मेजर रोल था 1857 की अपराइजिंग में। नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जफ़र जो थे, जो मुग़ल रूलर हुआ करते थे, वो कंपनी की प्रोटेक्शन में थे, पेंशन उन्हें देते थे ब्रिटिशर्स। तो जो नाम था मुग़ल किंग का उसे रिमूव कर दिया गया था कॉइन से, जो कंपनी बना रही थी। अब कंपनी कॉइन बनाने लग गई तो उसने बहादुर शाह जफ़र के नाम को कॉइन से हटा लिया। और जो बहादुर शाह जफ़र थे वो खुद पेंशन पे आ गए थे। ब्रिटिशर्स उन्हें क्या देते थे, पेंशन, मतलब जो रूलिंग अथॉरिटी थी बहादुर शाह जफ़र की वो ऑलरेडी ख़त्म कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। बेटा इसी के साथ साथ एक काम और हुआ कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस कर दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर होंगे उन्हें परमिट नहीं किया जाएगा कि वो रेड फोर्ट का यूज़ करें एज अ पैलेस, ठीक है।
देखो, पहले तो बहादुर शाह ज़फ़र को पेंशन पे रख दिया, उनकी चलने नहीं दी। दूसरी ये बात, बहादुर शाह ज़फ़र के सक्सेसर को कहा गया कि अब आप लोग रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, जब तक बहादुर शाह ज़फ़र है, जब तक कि रेड फोर्ट आपके पास है ना। उनसे कहा गया कि आप शिफ्ट कर जाना एक प्लेस पर जो कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है। उनसे उनका पैलेस रेड फोर्ट भी छीन लिया गया। दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ के बाद कोई मुग़ल एम्परर जैसा टाइटल नहीं होगा। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या अनाउंस किया कि बहादुर शाह ज़फ़र के पास रेड फोर्ट नहीं रहेगा एज अ पैलेस। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र के सक्सेसर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इम्पीरियल टाइटल लें, ठीक है। उनका जो नाम होगा वो सिर्फ मियर प्रिंस होगा, कोई मुग़ल एम्परर जैसा टाइटल वो नहीं ले पाएंगे। और ये जो डिसीज़न था ब्रिटिशर्स का, उसने मुग़ल्स की फीलिंग को बहुत हर्ट किया। और इसी के परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं बेटा कि जो जीनत महल होती हैं, जो बहादुर शाह की वाइफ तो होती हैं, पर वो बहादुर शाह के खिलाफ ही प्लॉटिंग स्टार्ट कर देती हैं। क्यों स्टार्ट कर देती? क्योंकि जीनत महल को ये एक आशा थी कि भाई उनके बाद उनके बेटे राजा बनेंगे। पर जहाँ उन्होंने ब्रिटिशर्स को सुना कि वो बहादुर शाह ज़फ़र को लास्ट किंग घोषित करती हैं, मुग़ल एम्परर घोषित करती है, उसके बाद ये टाइटल उनके बेटों को नहीं मिलेगा। तो जीनत महल बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट लेडी थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाती है कि भाई मैं आपकी हेल्प करूँगी। जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, तब भी जीनत महल किसके साथ खड़ी हुई? ब्रिटिशर्स के साथ खड़ी हुई। क्या सोचकर कि अगर मैं ब्रिटिशर्स की हेल्प करूँगी तो मेरे बच्चों को राजपाट मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे बेटा, नाना साहेब को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो नाना साहेब थे वो बाजीराव, पेशवा बाजीराव के बेटे थे, पर एडॉप्टेड बेटे थे। और एडॉप्शन को अंटिल अनलेस किसने जस्टिफाई अलाउ ना किया हो, ब्रिटिशर्स ने, तब तक वो एडॉप्शन को नहीं मानते थे। तो नाना साहब क्योंकि खुद एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, जो कि लास्ट पेशवा थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नाना साहब को ग्रांट देने को मना कर दिया, पेंशन देने को मना कर दिया। वो पेंशन जो वो बाजीराव टू को देते थे। बाजीराव टू को जो पेंशन मिल रही थी वही किसको मिलनी चाहिए थी बेटा? नाना साहब को मिलनी थी, पर ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि भाई तुम तो अडॉप्टेड सन हो। नाना साहब को फोर्स किया गया कि भाई तुम कानपुर से दूर रहो, है ना। फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना, पूना से बहुत दूर उन्हें कानपुर में रखा गया। नाना साहब को फोर्स किया गया कि वो कानपुर में रहें, पूना से दूर रहें। और इस वजह से मराठा रीजन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नाराज़गी थी नाना साहेब। पर बेटा नाना साहेब भी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति थोड़ी ना थे, मतलब बढ़िया पावरफुल थे, रिच भी थे। तो नाना साहेब के पास जो वेल्थ थी, जो उन्होंने इनहेरिट की थी फॉर्मर पेशवा से, जो पहले पेशवा थे उनसे जो भी संपत्ति उन्हें मिली थी, उसका यूटिलाइजेशन करके इन्होंने एमिसरीज़ को भेजा डिफरेंट पार्ट में इंडिया के। और क्या बताने के लिए भेजा? जिससे वो अवेयरनेस जनरेट करा पाए इंडियंस के बीच में अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़। मतलब लोगों को आगाह कराने के लिए इन्होंने अपनी वेल्थ का यूज़ किया, वो वेल्थ जो इन्होंने इनहेरिट की थी किससे? पेशवा से। क्लियर है? तो ये जो वर्ड एमिसरीज़ है, इसका मतलब होता है दूतों। एमिसरी मतलब होता है दूत, एमिसरीज़ मतलब दूतों। बहुत सारे दूतों को इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेजा और बताया कि भाई ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारे खिलाफ़ किस तरीके से काम कर रहे हैं। नाना साहेब ऑल्सो ट्रेवल बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट द मूवमेंट। नाना साहेब खुद दिल्ली लखनऊ के बीच में ट्रैवल करते रहे, जिससे कि उनके मूवमेंट को क्या मिले? सपोर्ट मिले। फिर से ध्यान से सुनना, नाना साहेब को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जो पेंशन पेशवा बाजीराव टू को मिलनी थी वो नाना साहेब को भी मिलेगी, है ना। जो पेशवा को मिल रही थी तो वो किसको भी मिलनी चाहिए थी? नाना साहेब को। पर नाना साहेब को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि एडॉप्टेड सन थे। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि अंग्रेज़ इनकी बात माने, पर अंग्रेज़ बात माने नहीं। फिर इन्हें ये भी कहा गया कि आप कानपुर में रहो, पूना से दूर रहो। बाद में इन्होंने अपने एमिसरीज़ को भेजा पूरे इंडिया में और डिफरेंट रूलर्स को परस्यू करने की कोशिश की कि भाई आओ हम सब मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। करने के लिए पैसा इनके पास कहाँ से आया था? जो पेशवा की जो प्रॉपर्टी को, वेल्थ को इन्होंने इनहेरिट किया था, उसका यूज़ कर रहे थे ये। बेटा नाना साहेब को छोड़ दो, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंडियन रूलर्स भी थे जो अभी तो एडवर्सली इफेक्टेड नहीं थे, पर उन्हें सस्पिशन थी, शंका थी कि उनका फ्यूचर भी ऐसा ही होगा जैसे नाना साहब का हो रहा है, जैसे झांसी की रानी का हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश का मतलब क्या है? जो इंडियन रूलर्स थे, है ना, जो रूल किए जा रहे थे,
के द्वारा बेटा वो सारे इंडियंस जिनके रूलर थे ब्रिटिशर्स, है ना, जो रूल किए जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कहाँ बैठी होती थी, इंग्लैंड में बैठी होती थी। फिर से ध्यान से सुनना, एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश का मतलब क्या है? इंडियंस जिन्हें रूल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहाँ से? इंग्लैंड से, हज़ारों मील के डिफरेंस से। तो इस बात से इंडियंस के अंदर बहुत गुस्सा था, ठीक है। अर्लियर जो रूलर रहे, जैसे मुगल्स रहे, जिन्होंने भी कनकर किया इंडिया को, धीरे से इंडिया में ही सेटल हो गए, तो क्या कहलाने लगे? इंडियन रूलर। पर अब जो अंग्रेज़ थे वो रूल कहाँ से कर रहे थे? इंग्लैंड से कर रहे थे। इस बात से बहुत गुस्सा था इंडियंस के मन में। जो रेवेन्यू मुस्लिम कलेक्ट करते थे, उसको खर्चा भी वो किसके ऊपर ही करते थे? इंडिया के ऊपर करते थे। पर ब्रिटिश के केस में ये, ब्रिटेन के केस में ये नहीं था। वो रेवेन्यू हमसे लेते थे और अपनी होम कंट्री भेज देते थे, है ना। तो वो रेवेन्यूज़ जो कलेक्ट करते थे इंडियंस से, वो उसे इंडिया में स्पेंड करते थे। कौन? मुगल रूलर्स। पर अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता था कि वो रूल इंग्लैंड से कर रहे हैं, रेवेन्यू यहाँ कलेक्ट करके, और वेल्थ को कहाँ ही भेज देते थे? इंग्लैंड ही भेज देते थे। समझ में आई बात? मुगल्स और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। मुगल्स इंडिया में सेटल्ड थे, इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इंडिया के ऊपर खर्च करते थे। पर ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन, अरे यार, जो इंडियंस थे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो इंग्लैंड से रूल किए जा रहे हैं, इंडिया की जो वेल्थ है उसे ड्रेन किया जा रहा है, बहा कर ले जाया जा रहा है कहाँ पर? इंग्लैंड में। और हमारे मतलब इंडियंस की वेलफेयर के लिए उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अब हम पढ़ेंगे बेटा सोशियो रिलीजियस कॉसेस को। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हस्तक्षेप कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, किस में भी बेटा? हमारे समाज में, हमारे धर्म में। इंडियंस का जो रिलीजियस लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, उसमें भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और ये थोड़ा सा गलत साबित हुआ कि साइड से, ब्रिटिशर्स की साइड से, क्योंकि अब तक इंडियंस ओपनली कुछ नहीं बोल रहे थे। पर जब उनके धर्म की बात आई, उनके समाज की बात आई, तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि भाई हमारे रिलीजन को ये करप्ट कर देंगे, हमारी सोसाइटी को ये करप्ट कर देंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक अटेम्प्ट था कि वो इंटरफेयर करे सोशल और रिलीजियस लाइफ में, किसकी? इंडियंस की, जिससे वाइड स्प्रेड फियर था, डर था इंडियन मासेस के बीच में, लोगों के बीच में। अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। कुछ सोशल रिफॉर्म्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिशर्स ने, जिनका एम था कि वो इंडिया में रह रहे लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करें। पर उस टाइम जो हमारे कंजर्वेटिव लोग थे उनको ये रिफॉर्म ना लगे, उन्हें लगाने लगा कि ये हमारे अब कस्टम्स में, ट्रेडिशन में भी इंटरफेयर कर रहे थे। पर जब ये रिफॉर्म किए जा रहे थे तब लोगों की फीलिंग को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। बेटा अगर आप कोई रिफॉर्म करते हो और जिस व्यक्ति के लिए रिफॉर्म कर रहे हो उससे बात कर लेते हो तो बात अलग होती है, पर यहाँ पर बात नहीं की गई। इस वजह से लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटेंशन सही नहीं लगे। और बेटा कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे? एबोलिशन ऑफ सती 1829, सती प्रथा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया 1829 में। विडो री मैरिज एक्ट आया 1856 में। और यहाँ पर हम देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन गर्ल्स के लिए ओपन कर दी गई, जिसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारे रिफॉर्म ब्रिटिशर्स ने किए हमारी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, पर हम इंडियंस ने उनको वैसे नहीं लिया जैसे लेना चाहिए था। पहला रिफॉर्म था कि सती को एबलिश करना, दूसरा विडोरी मैरिज एक्ट लेके आना, सती 1829, विडोरी मैरिज आया 1856 में। फिर वेस्टर्न एजुकेशन लड़कियों को दी। पहले ऐसे माना जाता था लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, लड़कियां पढ़ जाएंगी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ऐसा बोलते थे लोग। तो लड़कियों को पढ़ाना भी सही नहीं माना जाता था, पर इन लोगों ने स्कूल्स खोल दिए लड़कियों के लिए भी। और मासेस मतलब जो कॉमन पीपल थे उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस, लोगों को बहुत ज़्यादा शंका थी कि ये जो मॉडर्न इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे रेलवे आ रहा है, टेलीग्राफ आ रहा है, तो इससे हमारे धर्म के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। ऐसे र्यूमर्स उड़ाए जा रहे थे, ऐसी अफवाहें थी कि जो टेलीग्राफ के पोल्स हैं वो इसीलिए इरेक्ट किए जा रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे किसी को भी उसके ऊपर लटका देगी। तो जब नए रिफॉर्म आ रहे थे जैसे रेलवे और टेलीग्राफ, तो कुछ लोगों की अलग ही सोच थी उनके रिगार्ड में। जब टेलीग्राफ के पोल इरेक्ट किए जा रहे थे, उनके खंभे लगाए जा रहे थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये फांसी पे लटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उन्होंने ये भी देखा कि जो इंडियन रेलवे के जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें हायर कास्ट और लोअर कास्ट को एक साथ बिठाने की बात की जा रही है, एक साथ बिठाया जा रहा है, तो उनको ये बात भी समझ में नहीं आती थी।
मतलब जो मॉडर्न इनोवेशंस हो रहे थे, रेलवे, टेलीग्राफ, जो इंडिया के लिए अच्छे थे, पर इंडियंस उनको अच्छे तरीके से नहीं ले रहे थे। पोल्स खड़े हुए तो हमें क्या लगने लगा कि हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। रेलवे में ऑर्थोडॉक्स इंडियंस ने देखा कि लोअर कास्ट, अपर कास्ट सारे लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो उनका बिलीव था कि ब्रिटिशर्स जानबूझ के ऐसी प्रैक्टिसेस को लेकर आ रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन भ्रष्ट हो जाए, है ना। ऐसी कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। लोगों का बिलीव था दैट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिसेस टू डिफाई देयर कास्ट एंड रिलीजन। हमारे धर्म, हमारी जात, सबको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा रूड हुआ करते थे, एरोगेंट हुआ करते थे इंडियंस के टुवर्ड्स। उनका बिलीव था कि हम सुपीरियर हैं और इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं वो इन्फीरियर हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका विश्वास था कि हम सुपीरियर हैं इंडियंस के कंपैरिजन में, तो वो हमेशा इंडियंस के टुवर्ड्स एक खिन्न व्यवहार रखते थे, हमेशा हमारा तिरस्कार करने की सोचते रहते थे। तो क्योंकि वो खुद को सुपीरियर समझते थे इंडियंस से, इसीलिए वो हमेशा कंटेम्प्ट, तिरस्कार करने की कोशिश करते थे इंडियंस की। दे ड्यूप द मुगल्स एज क्रूअल एंड अनफेथफुल। उन्होंने मुगल्स को किसकी तरह दिखाया कि भाई ये क्रूअल है, ये अनफेथफुल है, कोई फेथ नहीं है इनका, ये बहुत ही क्रूर हैं। कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे बहुत इल ट्रीट करते थे, बुरा ट्रीटमेंट करते थे, इंसल्ट करते थे, हमेशा किसकी? हमारी बेइज्जती करते थे, हमें बुरा ट्रीटमेंट देते थे इंडियंस को। कौन? ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऐसे जो एक्ट हुआ करते थे वो ख़राब थे बेटा। किसको पसंद आएंगे कि कोई हमारी बेइज्जती करता रहे, कोई हमारा तिरस्कार करता रहे। तो ये जो एक्ट थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के, ये जो अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने एलिनेट किया, अलग किया ब्रिटिश को। किससे? इंडियन मासेस को। इंडियन मासेस ब्रिटिशर्स को पसंद ही नहीं करती थी। नेक्स्ट है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ पर हम देखते थे बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे, करप्ट थे। जो रिच थे उन्हें क्राइम करने के बाद भी पकड़ा नहीं जाता था और कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, लूटा जाता था। अब हम देखेंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों के ऊपर कैसे अत्याचार हुए। तो बेटा जो जुडिशल सिस्टम होता था वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, जिस वजह से जो रिच होते थे वो अत्याचार कर पाते थे, शोषण कर पाते थे। किसका? पुअर का। फ्लॉगिंग मतलब हंटर से मारना, कोड़े बरसाना, तरीके से टॉर्चर करना। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाल देना। और ये सब किसके साथ होता था? कल्टिवेटर्स के साथ होता था, जो रेंट पे नहीं कर पाते थे, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, और अगर उनके ऊपर कोई कर्जा हो, अगर उसका वो इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे। डेट मतलब होता है कर्जा, अगर इस डेट का इंटरेस्ट नहीं दे पाते, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते, जो रेंट उनके ऊपर बकाया होता है, एरियर्स मतलब बकाया जो रेंट होता, अगर वो उसको पे नहीं कर पाते तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते, उन्हें टॉर्चर किया जाता, मारा पीटा जाता और उन्हें जेल में भेज दिया जाता था। ये बहुत कॉमन था और इसी वजह से हम देख रहे थे कि जो गरीबी थी बढ़ती जा रही थी और गरीबों के ऊपर ये अत्याचार भी बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए जो पुअर थे वो बहुत डेस्परेट थे, वो चाहते थे कि कोई जनरल अपराइजिंग हो और उसे हम ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी कंडीशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए। अब हम देखेंगे बेटा एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज़। तो बेटा मिशनरीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, साथ साथ में एजुकेशन भी देते हैं। तो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में आई फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। बहुत सारी मिशनरीज़ इंडिया में आई, क्यों आई? फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। बेटा जो ब्रिटिश थे वो इंडियन से अलग थे, रेस में भी, रिलीजन में भी और सेंटिमेंट्स में भी। सेंटिमेंट की बात करो, धर्म की बात करो, रेस की बात करो, हम इन सब में अंग्रेज़ों से अलग थे 18th सेंचुरी तक। तो ये 18th सेंचुरी में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, उसके बाद कभी भी पूरे 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ये नहीं सोचा कि हमें अपने धर्म को यहाँ फैलाना है। वो बहुत फ्रेंडली रहे, उनका जो एटीट्यूड था बहुत फ्रेंडली रहा टुवर्ड्स इंडियन रिलीजियंस। ठीक है, वो भारत में जो धर्म चल रहे थे उनके टुवर्ड्स बहुत फ्रेंडली थे। यहाँ इस्लाम भी था और यहाँ पर हिंदुज़म भी था, उन्हें कोई प्रॉब्लम इससे नहीं थी। कब तक? 18th सेंचुरी तक उनका एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली था, है ना। और ना ही उनमें कोई ऐसी ज़ील थी कि वो अपने धर्म को यहाँ फैलाए। और इवन कितनी बार तो हमने देखा कि कंपनी जो थी वो ट्रस्टी बनी हुई थी हिंदू टेम्पल्स की। फिर से ध्यान से सुनो, 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे धर्म से, वो हमारे हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्टी भी बने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे धर्म से। पर 19th सेंचुरी आते आते तक तो हमने देखा उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा बदल गया। अब
वो चाहते थे कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो। द ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफेयर विद द लोकल रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। हमारे जो रिलीजियस थे, हमारे जो रिलीजन्स थे, उनके साथ हमारे जो सोशल कस्टम्स थे, परंपराएं थी, सामाजिक परंपराएं थी, जो लोकल रिलीजियस थे, जो धर्म था, जो सोशल कस्टम्स थे, जो परंपराएं थी, सामाजिक परंपराएं थी, उन सब में उन्होंने इंटरफेयर करना चालू कर दिया। दे डेनाउंस्ड आइडल वर्शिप। उन्होंने मूर्ति पूजा को नकारा, उसकी पब्लिकली बुराई की। डब्ड लोकल बिलीव्स एज इग्नोरेंस। और जो लोकल बिलीव्स होते हैं ना लोगों के, उसको क्या कहा कि ये तो अज्ञानता है, ये तो इग्नोरेंस है। ठीक है। जो भी कुछ मानते हैं परंपराओं के नाम पे, रीतियों के नाम पे, उसे उन्होंने क्या बोलकर डब किया कि ये तो इग्नोरेंस है। फिर चार्टर एक्ट आ गया 1830 में, जिससे क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो इंडियंस थे, ठीक है, जो इंडियन थे, उनका मानना ये था कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मिशनरीज़ को इस वजह से कि वो इंडियंस को कन्वर्ट कर पाए, किस में, क्रिश्चियनिटी में। और इंडियंस का मानना था, विचार यही था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करिए मिशनरीज़ को, सिर्फ उन्हीं मिशनरीज़ को जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको, इंडियंस को। फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। तो बेटा वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के भी बहुत डर था इंडियंस के मन में। 1829 में जो बंगाल गवर्नमेंट थी, उसने इंग्लिश क्लास चालू की कलकत्ता मदरसे में, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था। बाद में इंग्लिश क्लासेस उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज में भी स्टार्ट की। जो शिफ्ट था वो ये था कि अब ओरिएंटल लर्निंग से लोग किसकी तरफ जाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशन के तरफ जाएंगे। पर इसे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिसीव नहीं किया। फिर से ध्यान से सुनो, लोगों का एक बहुत बड़ा डर था कि इसको लेकर के, वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के। 1929 में हम देख रहे हैं कि बंगाल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को मदरसा में इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था। बाद में इंग्लिश क्लासेस बनारस संस्कृत कॉलेज में भी लगाई गई। ये जो शिफ्ट था, जो एम्फेसिस था, अब ओरिएंटल लर्निंग से किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पर लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द पीपल, स्पेशली जो पंडित थे, जो मौलवीज थे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई ये हमारी ट्रेडिशनल इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ को डिस्करेज करने का एक बहाना है। इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं ना उन्हें संस्कृत, हम पढ़ा रहे हैं उन्हें अरेबिक, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ये ऐसा कुछ करने की। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हमारे जो इंडियन मौलवीज़ या पंडित उसको किसकी तरह देख रहे थे कि भाई ये ट्रेडिशनल इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ को डिस्करेज करें। लोगों ने स्टार्ट किया शक करना कि ये जो एम है वेस्टर्न एजुकेशन का, वो ये है कि भाई हमारे धर्म को भ्रष्ट करना है, ठीक है, हमारे बच्चों को क्रिश्चियन बनाना है, हमारे बच्चों की सोच बदलना है, ठीक है। सो जो लोग थे उन्होंने सस्पेक्ट करना स्टार्ट किया कि जो एम है वेस्टर्न एजुकेशन का, वो लिटरेचर को प्रमोट करना नहीं है, साइंस को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये लिटरेचर साइंस को प्रमोट करे। हमारा मानना यही था कि ये सिर्फ एनकरेज कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश को पढ़ेंगे, वो क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, है ना। और उनकी सोच भी कैसी हो जाएगी, क्रिश्चियन। और जब एक बार सोच क्रिश्चियन हो जाएगी तो वो अंग्रेज़ों को अपोज नहीं करेंगे। फिर एक काम और चालू किया अंग्रेज़ों ने, उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया। इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे इंडियंस के, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, क्योंकि अब जो लैंड टेम्पल्स को, मॉस्क को बिलोंग करती थी, उसके ऊपर भी अंग्रेज़ क्या लगाने लग गए थे, टैक्स लगाने लग गए थे। मंदिरों की ज़मीनों पे, मस्जिदों की ज़मीनों पे भी अंग्रेज़ क्या लगाने लग गए थे, टैक्स लगाने लग गए थे, ठीक है। पहले जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे, भले वो मुग़ल हो या कोई भी इंडियन रूलर हो, वो ऐसी ज़मीनों पे टैक्स नहीं लगाते थे, उसको छूट दे देते थे, एग्जम्प्ट कर देते थे। वो फैमिलीज़ जो डिपेंडेंट होती थी इन ज़मीनों पे, है ना, उन्होंने कहा कि अच्छा देखो भाई, मैं अगर उस ज़मीन पे बेस करती हूँ तो मेरी तो रोजी रोटी छिन जानी, क्योंकि मुझे अब उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने प्रोपेगेट किया कि जो ब्रिटिश हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो रिलीजन है उसे अंडरमाइन किया जाए। खैर सही भी था। और वो फैमिली ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए हुई क्योंकि उन पे सीधा प्रहार था, उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो फैमिलीज़ जो डिपेंड करती थी उन ज़मीनों पे, मंदिर और मस्जिदों की, उन्होंने ये प्रोपेगेट करना, ये फैलाना चालू कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अंडरमाइन कर रहे हैं रिलीजन को। कहाँ पर, इंडिया में। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी,
जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, वो कब आया? 1850 में। उसने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट कब आया? 1850 में। उसने किसको चेंज किया? हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। पहले अगर किसी हिंदू पिता का बेटा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाता था तो उसके पापा की प्रॉपर्टी से हिस्सेदारी खत्म हो जाती थी। पर 1850 में ये जो चेंज आया, इससे क्या हुआ? अगर कोई हिंदू कन्वर्ट कर जाए क्रिश्चियनिटी में, अपने रिलीजन को छोड़ दे, इट अनेबल्ड अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज़म टू अदर रिलीजन। अगर वो अदर रिलीजन में भी जाता है तो वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। सपोज़ करो मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ तो भी मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी। यह कहता था कौन? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। जो हिंदूज़ थे वो रिगार्ड करते थे इसको कि ये इंसेंटिव है जो दिया जा रहा है किसको? उन लोगों को जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, या एक तरीके से एनकरेजमेंट है कि भाई तुम तुम्हारा धर्म चेंज कर लो तो सरकार तुम्हें प्रमोट करेगी, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास ही रहेगी। द हिंदूज रिगार्डेड दिस एज एन इंसेंटिव टू गिव वन सब रिलीजियस फेथ। अपना रिलीजियस फेथ त्यागने के बदले में आपको मिलने वाली छूट थी द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट 2 में।